हाय एवरीवन, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में हम लोग जो है एनसीईआरटी के कुछ प्रॉब्लम्स देख रहे थे। तो लास्ट क्लास में जहाँ तक किए थे उसके आगे जो है अभी हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। और नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9.18। सबसे पहले इसमें पूछ रहा है कि यह क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी क्या होता है। क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, जिसको कि हम लोग ऐसे डेल्टा लिखते हैं, क्या है इसको एक्सप्लेन करना है। उसके बाद बोल रहा है कि यह जो डेल्टा ओ का मैग्नीट्यूड है, मतलब कम होगा या ज़्यादा होगा, यह कैसे डिसाइड करेगा डी के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को। समझते हैं अच्छे से। तो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी क्या है? तो द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन द लोवेस्ट एनर्जी d ऑर्बिटल एंड द हाईएस्ट एनर्जी d orbital in a complex compound is called crystal field splitting energy। कि किसी भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में जो लोवेस्ट एनर्जी का d ऑर्बिटल है और जो हाईएस्ट एनर्जी का d ऑर्बिटल है, उसके बीच का जो एनर्जी डिफरेंस होगा वह एनर्जी डिफरेंस कहलाता है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। अलग अलग केस होता है, जैसे हम लोग ऑक्टाहेड्रल फील्ड लेकर के चलते हैं। तो ऑक्टाहेड्रल फील्ड में जो है नीचे में ऐसे 3 ऑर्बिटल्स होते हैं जो T2G सेट कहलाता है, ऊपर में 2 ऑर्बिटल्स हैं जो EG सेट कहलाता है। तो यह जो डिफरेंस है दिस इज कॉल्ड डेल्टा ओ, मतलब क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी इन ऑक्टाहेड्रल फील्ड। लेकिन वही यदि हम लोग टेट्राहेड्रल की बात करें तो टेट्राहेड्रल में ऐसा होता है, इसमें T2 सेट ऊपर G नहीं रहता है। इसमें एक्सप्लेन कर चुके हैं क्यों नहीं रहता है E। तो यह जो एनर्जी डिफरेंस है यहाँ दिस इज कॉल्ड डेल्टा T, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी इन टेट्राहेड्रल फील्ड। और उसी प्रकार से स्क्वायर प्लेनर की बात करें तो इसमें तो स्प्लिटिंग अलग अलग होता है। ऊपर में होता है dx2 y2, फिर होता है dxy, फिर होता है dz2 और लास्ट में होता है dxz और dyz। ऐसे। और यहाँ से इस बार हाईएस्ट एनर्जी तो E हुआ, लोवेस्ट E हुआ, तो यहाँ से यहाँ तक का जो एनर्जी डिफरेंस है दिस इज कॉल्ड डेल्टा SP। और इसमें से ये दोनों जो है कहलाते हैं क्या, EG, A1G, B2G और ये B1G सेट। एक बार नोट से इसको कंफर्म करोगे ऐसा। तो ये जो लोवेस्ट और हाईएस्ट एनर्जी d ऑर्बिटल के बीच का एनर्जी डिफरेंस है दिस इज कॉल्ड क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। ऑक्टाहेड्रल है तो O लग जाएगा, टेट्राहेड्रल है तो T लग जाएगा, स्क्वायर प्लेनर है तो SP लग जाएगा। इस सबके बीच रिलेशनशिप भी हम लोग देखे थे कि इसमें डेल्टा T सबसे कम, इससे ज़्यादा डेल्टा O और सबसे ज़्यादा होता है डेल्टा SP स्क्वायर प्लेनर। शायद रिलेशन भी हम लोग देखे थे, डेल्टा O होता है 4/9, डेल्टा T इज 4/9 डेल्टा O और फिर डेल्टा O इज 1.3 डेल्टा SP ऐसा, या डेल्टा SP इज 1.3 डेल्टा O। मैंने डेल्टा T तकरीबन डेल्टा O का आधा होता है, जबकि डेल्टा SP डेल्टा O का 1.5 गुना होता है। क्यों, क्या फैक्टर है इसके लिए ऑलरेडी देख चुके थे हम लोग, तो उतना डिटेल नहीं करना है। बस यह क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी क्या है वो डिफाइन करने आता है, तो आप ऐसे डेफिनेशन लिखो और डेफिनेशन लिख करके ऐसे आप कुछ कॉम्प्लेक्स के लिए जो ड्रॉ कर दो डायग्राम और बतला दो। अब इसमें बोल रहा है कि यह जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी है ऑक्टाहेड्रल फील्ड का, ये कैसे d ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को प्रभावित करता है या डिसाइड करता है। तो बड़ा ही आसान सा चीज़ है।
जैसे इसके लिए हम लोग दो चीज़ है, एक डेल्टा वो और एक होता है पी, जिसको पेयरिंग एनर्जी बोलते हैं। तो दो केस इसमें हमने देखा था कि यदि डेल्टा वो ग्रेटर देन है पी से, तो ऐसे कॉम्प्लेक्स को हम लोग लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बोला करते थे। लेकिन यदि डेल्टा वो लेस देन है पी से, तो इस केस में ऐसे कॉम्प्लेक्स को हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बोला जाता था। अब इसी में से मान लिया जाए कि कोई कन्फिग्रेशन है, सपोज D5, D6, D7, D8 तक, और इसके लिए आप ऐसे डायग्राम बनाओ, एनर्जी ले लो, यह हुआ T2G, ये हुए EG, और यहाँ से यहाँ तक का जो एनर्जी डिफरेंस है दिस इज डेल्टा O। ठीक, अब यदि मान के चलो कि हम लोग D5 के लिए लिखना चाह रहे हैं, D में 5 इलेक्ट्रॉन है, तो अकॉर्डिंग टू अबव प्रिंसिपल सबसे पहले लोवेस्ट एनर्जी ऑर्बिटल फिलअप होगा, और हून शुल्क के अनुसार भी चलेंगे तो पहले एक एक करके फिल होगा। तो डी में जो 5 इलेक्ट्रॉन्स थे उसमें से 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन फिलअप कर गए। अब यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि बाकी के 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे। तो बाकी के 2 इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएंगे कि इसी में पेयर अप होंगे, वही डिसाइड करेगा, या डेल्टा वो। यदि डेल्टा वो ग्रेटर देन पी है, मतलब डेल्टा वो का ज़्यादा, इसका मतलब कि इलेक्ट्रॉन को ऊपर करोगे तो ज़्यादा एनर्जी लगेगा, लेकिन यहीं पेयर कर दोगे तो कम लगेगा। तो इस केस में इलेक्ट्रॉन पेयर अप हो जाएगा ऐसा। और इसके लिए जो आप कन्फिग्रेशन लिखोगे वह कुछ ऐसा लिख दोगे, T2G5 EG0, ऐसा ऐसे कर दोगे। लेकिन इसी में यदि सिचुएशन ऐसा रहे, फिर से इन ऑर्बिटल्स को बनाया जाए ऐसे कि यह जो यहाँ से यहाँ का एनर्जी डिफरेंस है डेल्टा वो या कम हो, पेयरिंग ज़्यादा हो, तो यही 5 इलेक्ट्रॉन को आप ऐसे फिलअप करोगे 1 2 3। अब चूंकि यहाँ भेजने में एनर्जी कम लग रहा है, यहाँ रखने में एनर्जी ज़्यादा लग रहा है, तो कम एनर्जी वाला प्रोसेस फेवरेबल होगा, तो इलेक्ट्रॉन को फिर आप यहाँ भेजोगे। और इस केस में जो कन्फिग्रेशन होगा या T2G3 होगा और EG2 होगा ऐसा। तो यार डेल्टा वो डिसाइड कर रहा है ना कि कन्फिग्रेशन में इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएगा या नीचे ही रहेगा, प्रमोट होगा या नहीं होगा, ये सब कुछ डिसाइड कर रहा है कौन, डेल्टा वो। और डेल्टा वो फिर किस पे डिपेंड करेगा, तो हम लोग देख ही चुके हैं, मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट है, ज्योमेट्री है, लिगैंड का नेचर है, इन सारे फैक्टर पे डिपेंड करेगा। उसी प्रकार से मान लो कि आप लेते हो D7 कन्फिग्रेशन, सपोज मान लिया जाए। अब D7 में यदि यह सिचुएशन है, डेल्टा वो ग्रेटर है, तो इस केस में आप इलेक्ट्रॉन को कैसे भरोगे, 1 2 3 4 5 6, और एक इलेक्ट्रॉन को मजबूरन तो यहाँ करना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन ही नहीं है। अब यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन तो आप रख नहीं सकते हो, और इसी को यहाँ भरोगे तो फिर ऐसे हो जाना है, 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ कन्फिग्रेशन हो जाएगा T2G6 EG1, और यहाँ हो जाएगा T2G5 EG2 ऐसे। तो इन फैक्टर्स को जो है आपको लेकर के चलना है। जब डिटेल में पीछे हम लोग चैप्टर पढ़ रहे थे तो वहाँ कॉम्प्लेक्स को देख करके हम लोग पता कर ले रहे थे ना कि कौन लो स्पिन है और कौन हाई स्पिन है, उसके लिए कन्फिग्रेशन क्या होगा। जैसे मान लो कि इसी में एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जैसे ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि विच वन इज करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, which one is correct electronic configuration of central metal ion in CO NO2 का होल 6 पे 3 माइनस। ऑप्शन दिए हुए रहेंगे T2G6 EG0, T2G4 EG2, फिर रहेगा T2G3 EG3, ऐसे कई कन्फिग्रेशन दिए हुए रहेंगे। और एक हो सकता है दिया हुआ रहे T2G5 EG1।
कि यह कॉम्प्लेक्स है, इस कॉम्प्लेक्स में जो सेंट्रल मेटल आयन है उसके लिए कौन सा कन्फिग्रेशन सही है। तो इसके लिए आपको सबसे पहले कॉम्प्लेक्स का नेचर पहचानना होगा। CO ट्रिपल प्लस इज द CMI, NO2 माइनस इज द लिगैंड विच इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग लिगैंड, वेरी स्ट्रॉन्ग लिगैंड है। ये है, इसका मतलब हुआ कि यहाँ डेल्टा O मस्ट बी ग्रेटर देन P, और यदि ऐसा है तो वह लो स्पिन कॉम्प्लेक्स होगा। ऑक्टाहेड्रल है तो देख ही रहे हम लोग। अब इसके लिए कन्फिग्रेशन हो जाएगा 3D6, लो स्पिन है 3D6 है, इसका मतलब ऐसे T2G3 होता है, Eg2, तो 6 इलेक्ट्रॉन में 1 2 3 4 5 6, ये T2G था, ये Eg, तो सारे 6 के 6 इलेक्ट्रॉन तो T2G में रह गए, Eg में तो इलेक्ट्रॉन बचा ही नहीं, तो उस हिसाब से दिस वन विल बी करेक्ट ऐसे। तो वही फैक्टर्स हैं जो हम लोग पढ़ते आ रहे हैं शुरू से। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी चूँकि काफ़ी डिटेल में हमने पढ़ा है, तो इसमें से कुछ अजीब या नया नहीं लगना चाहिए, आसानी से हम लोग डिसाइड कर सकते हैं क्या है या नहीं है। समझ गए बात को। तो यह था क्वेश्चन नंबर 9.18। अब इसी में हम लोग आगे बढ़ें। क्वेश्चन नंबर 9.19। तो क्वेश्चन नंबर 9.19 भी बड़ा ही एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, और यह क्वेश्चन है CrNH3 का होल 6 पे ट्रिपल प्लस पैरामैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स है, जबकि NiCN का होल 4 पे 2 माइनस डायामैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स है। तो क्यों है बतलाना है ऐसा ही तो दिया हुआ है, लेकिन क्यों है इस चीज़ को एक्सप्लेन करना है कि व्हाई द अबव कॉम्प्लेक्स इज पैरामैग्नेटिक जबकि नीचे वाला डायामैग्नेटिक है। चलो तो आगे बढ़े हम लोग। सबसे पहले देखोगे कि यह जो कॉम्प्लेक्स है इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है मतलब कि ऑक्टाहेड्रल होगा, और ऑक्टाहेड्रल है तो दो पॉसिबिलिटी है, आइदर लो स्पिन और दूसरा हाई स्पिन। लो स्पिन है तो D2sp3 विल बी द हाइब्रिडाइजेशन, हाई स्पिन है तो sp3D2। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के लिए दो पॉसिबिलिटी होता है, एक टेट्राहेड्रल दूसरा स्क्वायर प्लेनर। तो सबसे पहले यही डिसाइड कर लेना है कि क्या है, उसके बाद तो यहाँ से चलो। इसमें जो सेंट्रल मेटल आयन है वह है Cr ट्रिपल प्लस, हाई ऑक्सीडेशन स्टेट ही बोला जा सकता है, और साथ ही साथ NH3 है जो कि एक स्ट्रॉन्ग लिगैंड की कैटेगरी में आता है, नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग बट मॉडरेटली स्ट्रॉन्ग लिगैंड आता है। साथ ही साथ यदि क्रोमियम ट्रिपल प्लस के ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करोगे तो 3D3, और पीछे हमने पढ़ा है कि यदि D3 कन्फिग्रेशन है तो ऑलवेज लो स्पिन होगा, डजेंट मैटर व्हाट इज लिगैंड। यदि D3 कॉम्प्लेक्स है तो हमेशा लो स्पिन होगा, हमेशा इनर ऑर्बिटल होगा, लिगैंड स्ट्रॉन्ग रहे या वीक रहे कोई फर्क नहीं पड़ता है, हमेशा इस बात को याद रख लोगे। इसमें से D3 नहीं बताए थे ना, D1 D2 D3, ये जो 3 कन्फिग्रेशन है ये हमेशा लो स्पिन को फेवर करते हैं, ये कभी लिगैंड के नेचर पे डिपेंड नहीं करते, नेवर। तो चलो डिसाइड हो गया कि यह जो कॉम्प्लेक्स है वह लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है। इसमें कैसे डिसाइड करें, टेट्राहेड्रल है या स्क्वायर प्लेनर है। कोऑर्डिनेशन नंबर तो 4 है, 4 के लिए वे दोनों पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो इसके लिए जो सेंट्रल मेटल आयन है वह निकेल 2+ है, ऑक्सीडेशन नंबर इज़ नॉट वेरी हाई, लेकिन यह 3D सीरीज से बिलोंग कर रहा है। लेकिन जो यहाँ लिगैंड है वह है Cn- विच इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग लिगैंड, वेरी स्ट्रॉन्ग लिगैंड विथ 3D मेटल आयन। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 इंडिकेट कर रहा है कि यह कैसा कॉम्प्लेक्स है, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है। तो हम लोग डिसाइड कर लिए कि यह जो है इनर ऑर्बिटल ऑक्टाहेड्रल है, मतलब लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है, जिसके लिए हाइब्रिडाइजेशन D2sp3 है, दिस वन। और यहाँ से पता चल गया कि यह एक स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है। बस इतना पता चल गया, यही मेन था। अब इसको ऑर्बिटल से दिखला दो तो पता चल जाएगा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन किसी में बच रहा है या नहीं। जिसमें बचेगा वह पैरामैग्नेटिक, जिसमें नहीं बचेगा वो हो जाएगा डायामैग्नेटिक। तो सबसे पहले
इस कॉम्प्लेक्स की बात कर लेते हैं, CrNH3 का होल 6 पे ट्रिपल प्लस। सो Cr ट्रिपल प्लस इज 3d3, 4s 0 ही होना है, आगे 4p 4s 4p में 3, ऐसे 3। अभी जो NH3 है इसके लिए तो 6 ऑर्बिटल है खाली, ऐसे सब में NH3 आ जाएगा। हाइब्रिडाइजेशन लेकर के चलोगे तो D2sp3, तो D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन के बावजूद इसमें 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसके बावजूद जो है इसमें 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसलिए पैरामैग्नेटिक नेचर का हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक नेचर का। लेकिन वही यदि इसके लिए लेकर के चलोगे तो हेयर Ni2+ इज द सेंट्रल मेटल आयन, कन्फिग्रेशन है 3d8, आगे 4s 4p। चूँकि इसमें स्क्वायर प्लानर की बात करी थी हमने, और स्क्वायर प्लानर में हाइब्रिडाइजेशन होता है dsp2, एक d ऑर्बिटल इनर सेल का खाली होना चाहिए, है या नहीं ज़रा देख लें इसको। तो यहाँ 3d8 है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 4s खाली, 4p के तीनों खाली। तो हम लोग को तो dsp2 चाहिए ना, तो dsp2 के लिए एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ करना होगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 ही खाली हो गया, बाकी तो खाली है ही। अब इसी में सब में लिगेंड Cn माइनस, और यहाँ से इसका हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा dsp2। अब यदि dsp2 हाइब्रिडाइजेशन हुआ तो हम लोग देख रहे थे जब फ्री मेटल आयन है तो इसमें तो 2 अनपेयर थे, लेकिन जब लिगैंड इसमें अटैच हुआ, बॉन्ड बना, तब यहाँ अनपेयर तो बचा ही नहीं, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन क्या बच गए, पेयर्ड। और सारे के सारे पेयर्ड हैं, नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो इस केस में यह कॉम्प्लेक्स क्या हो जाएगा, डायामैग्नेटिक। तो यही दिखलाना था, सबसे पहले कॉम्प्लेक्स के नेचर को पता कर लेना था, और यदि नेचर पता चल गया तो उसके बाद फिर इसमें हम लोग को बॉन्डिंग देख लेना था VBT के आधार पे, और यहाँ से पता चल गया कि किस में अनपेयर्ड है किस में नहीं है। तो जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन था वो पैरामैग्नेटिक, 3 अनपेयर्ड, इसमें कोई अनपेयर्ड नहीं था, इसलिए क्या हो गया, डायामैग्नेटिक। तो ऐसे स्टार्टिंग से सोचोगे तो बिल्कुल भी कठिन नहीं लगेगा, बस कंसेप्ट दिमाग में बने होने चाहिए। तो नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स की बात करें हम लोग, नेक्स्ट एग्जाम्पल इसमें क्या है, अगला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 9.20 कलर से रिलेटेड क्वेश्चन है। बोला है कि एक निकेल का यह कॉम्प्लेक्स है NiH2O का होल 6 पे 2+, यह ग्रीन है सॉल्यूशन फॉर्म में, और निकेल का ही एक कॉम्प्लेक्स है NiCN का होल 4 पे 2-, जो कि कलरलेस है। क्यों है, एक्सप्लेन करना है ऐसा कि दोनों निकेल का ही कॉम्प्लेक्स है, सेम ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो कलर अलग अलग क्यों है। तो कलर से रिलेटेड क्वेश्चन पहली बार आया अभी तक में, इसको भी काफ़ी कंसेप्चुअली हम लोग समझेंगे। देखो फिर से सबसे पहले पहचान हो, तो इसके बारे में तो अभी पूरा डिटेल हम लोग कर ही चुके हैं कि यह एक स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है विथ dsp2 हाइब्रिडाइजेशन। लेकिन यहाँ इसकी बात करोगे तो यहाँ सेंट्रल मेटल आयन है Ni2+, Ni2+ है, मतलब कि लो ऑक्सीडेशन स्टेट है। साथ ही साथ जो यहाँ लिगैंड है वह लिगैंड H2O है, और यह H2O जो है यह वीक लिगैंड है। तो वीक लिगैंड लो ऑक्सीडेशन स्टेट फेवर कर रहा है हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। और हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स कब होता है, जब डेल्टा वो लेस देन होता है पेयरिंग एनर्जी से। चूँकि Ni2+ है, इसका मतलब कि यह 3d8 कन्फिग्रेशन है। जब इसके लिए क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग करके दिखलाओगे
Eg T2G, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 अभी के हिसाब से कन्फिग्रेशन है T2G6 और Ag2। और वैसे भी D8 कन्फिग्रेशन है, तो ऑलरेडी हम लोग पढ़े हैं कि D8 वाले हमेशा आउटर ऑर्बिटल ही होते हैं, लिगैंड कुछ भी हो फर्क नहीं पड़ता है। अब क्या होगा कि जब इस कॉम्प्लेक्स पे वाइट लाइट पड़ेगा E बराबर h/nu, तो इसी लाइट से एनर्जी एब्जॉर्ब करके इसका कोई इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन करेगा Eg सेट में। अब यहाँ से जो लाइट आ रहा है इसमें तो हम लोग पढ़े हैं 7 कलर है, सबका अलग अलग वेवलेंथ रेंज होता है, जो ऑलरेडी हम लोग कलर में देख चुके हैं जब पढ़ रहे थे डिटेल में उस समय। तो बोल रहा है कि चूंकि यह ग्रीन है, तो ग्रीन है मतलब कि इसका कोई कॉम्प्लीमेंट्री कलर या एब्जॉर्ब किया होगा। ग्रीन का कॉम्प्लीमेंट्री कलर जो है रेड के लिए हम लोग लेते हैं, तो यहाँ से हो सकता है कि यह रेड लाइट एब्जॉर्ब किया, और जब रेड लाइट एब्जॉर्ब किया तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन हुआ, यही इलेक्ट्रॉन चला गया वहाँ। अब यहाँ में से DX2Y2 में जाएगा कि DZ2 में जाएगा, ये थोड़ा हाइयर कंसेप्ट है, अभी हम लोग इसके बारे में डील नहीं करने वाले हैं। बस समझो कि Eg में जाएगा कहीं, तो यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 तो यहाँ था ही, यहीं एक इलेक्ट्रॉन और आ गया ऐसा। अब जो यह इलेक्ट्रॉन आया, यही इलेक्ट्रॉन जो है जब इसका फिर डी एक्साइटेशन होता है तो उसी दरमियान क्या करता है कि अगेन यह लाइट को इमिट करता है, और अभी जो लाइट इमिट करेगा वह कॉम्प्लीमेंट्री होता है एब्जॉर्ब का। तो यह इमिट ऑब्वियसली ग्रीन कर रहा है, क्योंकि दिया हुआ ग्रीन हम लोग को इमिटेड लाइट ही दिखाई देता है, जो ट्रांसमिटेड या रिफ्लेक्टेड लाइट होता है। तो इसका रीजन क्या लिखेंगे कि दिस कॉम्प्लेक्स आयन इज आउटर ऑर्बिटल ऑक्टाहेड्रल विथ वीक फील्ड लिगैंड्स एंड हेंस क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी इज लेस देन पेयरिंग एनर्जी। When white light is incident on this complex, its electron get excited by absorbing red light from T2G to Ag set. When the excited electron undergoes de-excitation, it emits radiation of green light and therefore the complex appears green. इतना सा बात आप लिख सकते हो अपने से। लेकिन इसी में जब हम लोग इसकी बात करें स्क्वायर प्लानर की, तो इसमें क्या माजरा है ज़रा देखते हैं। कंपाउंड कलरलेस है, तो कलरलेस होने का मतलब हुआ कि इसमें जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन है वह ट्रांजिशन नहीं हो रहा होगा, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन इज प्रोहिबिटेड। तो यहाँ Ni2+ है ना, यह 3D8 है, चूँकि स्क्वायर प्लानर है तो इसके लिए स्प्लिटिंग आप दिखाओगे तो कुछ ऐसा होता है। यहाँ हो गया DXZ DYZ, फिर यहाँ DZ2 DXY, और यहाँ होता है DX2Y2। अब यहाँ से यदि आप दिखलाओगे तो 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। एक तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पेयर्ड हैं, ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड। अब यदि इस कॉम्प्लेक्स को कलर एग्जिबिट करना होगा तो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन यहाँ भी होना है, और इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होने के लिए इलेक्ट्रॉन को कम से कम ये जो होमो है हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, इसको जाना होगा यहाँ, जो अभी फ़िलहाल लूमो है। और यह जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन है, इस इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन का जो एनर्जी है वह एनर्जी काफ़ी ज़्यादा होगा। हम लोग पढ़ें कि स्क्वायर प्लानर के केस में ज़्यादा होता है। तो सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड हैं, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन के लिए जो यहाँ एनर्जी लगेगा, होमो टू लूमो जो ट्रांजिशन होगा इलेक्ट्रॉन का, इसके लिए जो एनर्जी लगेगा वही एनर्जी का वैल्यू बहुत ज़्यादा होना है। रीजन की लिगैंड काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, इस स्प्लिटिंग एनर्जी के वैल्यू को वह बढ़ा करके रखेगा। तो इतना ज़्यादा होगा कि विजिबल लाइट जो है, विजिबल लाइट से मिलने वाला एनर्जी इस इलेक्ट्रॉन को वहाँ नहीं भेज पाएगा। इसके लिए इससे हाइयर एनर्जेटिक रेडिएशन चाहिए, यूवी रेडिएशन चाहिए, एक्सरे चाहिए। अब ये सारे रेडिएशन आएंगे तो ये तो कलरलेस हैं, इन सारे रेडिएशन को हम लोग का आँख ऑब्जर्व ही नहीं कर पाता है, तो ऑब्वियसली कोई कलर पता ही नहीं चलने वाला है। तो दिस इज ए स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्स इन विच दिस एनर्जी डिफरेंस इज मच ग्रेटर दैन द एनर्जी अवेलेबल फॉर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन बाय विजिबल लाइट। This electronic transition will be possible only when UV और other higher energetic radiation is present। तो ओवरऑल हम लोग बोलेंगे कि इसमें इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन नहीं पॉसिबल होगा,
और इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन पॉसिबल नहीं होगा, इसलिए जो है इस कॉम्प्लेक्स का कोई कलर नहीं रहेगा और यह होगा कलरलेस। समझ गए बात को? तो ऐसे ही एक्सप्लेन करोगे, मतलब कलर के लिए आप इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन पे जाओगे। इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन यदि आसानी से हो रहा है तो आप बोलोगे कि हाँ ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन आसानी से हो रहा है, मतलब कि कलर हो सकता है। और यदि इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन आसानी से नहीं हो रहा है तो फिर नहीं हो रहा है, मतलब कि कोई कलर एब्जॉर्ब ही नहीं करेगा, कॉम्प्लेक्स कोई इमिट नहीं करेगा, तो कलरलेस दिखेगा। और कलर से ही एक क्वेश्चन और है 9.21, इसमें से भी दो कॉम्प्लेक्स है, एक है FeCN का होल 6 पे 4- और एक है FeH2O का होल 6 पर ट्रिपल+। ऐसा। और बोला है कि ये जो दोनों हैं, दोनों तो आयरन के ही कॉम्प्लेक्स हैं लेकिन डिफरेंट कलर्स के हैं, कलरलेस कोई नहीं है, दोनों कलर्ड हैं, अलग अलग कलर के हैं। क्यों है इसी को एक्सप्लेन करना है। तो देखो, कलर जो है वह डिपेंड करता है वेवलेंथ ऑफ एब्जॉर्प्शन। वेवलेंथ ऑफ एब्जॉर्प्शन कहने का मतलब कि जो लाइट पड़ रहा है उसके एनर्जी पे, और यह एनर्जी डिसाइड किया जाता है क्रिस्टल फिल स्प्लिटिंग एनर्जी के द्वारा, जो डिसाइड करता है बेसिकली लिगैंड। अब यदि दोनों कॉम्प्लेक्स के लिए क्रिस्टल फिल स्प्लिटिंग एनर्जी अलग अलग है तो जाहिर सी बात है कि इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन के लिए अलग अलग एनर्जी वाला रेडिएशन चाहिए, अलग अलग कलर का लाइट एब्जॉर्ब करेगा, और जब अलग अलग कलर का लाइट एब्जॉर्ब करेगा तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर भी अलग अलग कलर का लाइट ट्रांसमिट करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा, और इसके चलते वह कलर जो है डिफरेंट शो करेगा। तो यहाँ तुम लोग साफ देख रहे हैं कि यह जो कॉम्प्लेक्स है ऊपर वाला, सेंट्रल मेटल आयन Fe2+, लिगैंड इज Cn-, वेरी स्ट्रॉन्ग लिगैंड, और वेरी स्ट्रॉन्ग लिगैंड है मतलब कि लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है मतलब कि D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। अब इसके लिए कॉन्फ़िगरेशन होता है 3D6, स्प्लिटिंग के आधार पे दिखलाओगे तो यह हुआ T2G, यह हुआ EG, 1 2 3 4 5 6। यहाँ से यहाँ का जो एनर्जी डिफरेंस है डेल्टा, वो इस बार ज़्यादा है क्योंकि स्ट्रॉन्ग लिगैंड है। तो यदि आप इस इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन करवाना चाहोगे तो इसके लिए हाई एनर्जेटिक रेडिएशन चाहिए, हाई एनर्जी रेडिएशन चाहिए। लेकिन यदि आप इस कॉम्प्लेक्स की बात करोगे तो Fe++ इज हेयर, H2O वीक लिगैंड है, और वीक लिगैंड है तो हालांकि ऑक्सीडेशन स्टेट आयरन का जो है हाई है, तो इस हिसाब से यदि आप इसको लो स्पिन भी लेकर के चलोगे तो यह मैग्नीट्यूड फिर अलग होगा, और ऑब्वियसली होना तो चाहिए लो स्पिन ही, क्योंकि हाई ऑक्सीडेशन स्टेट है, H2O बहुत वीक लिगैंड नहीं है, तो इसमें भी कुछ वैसा ही रहेगा। लेकिन Fe++ है, जब Fe++ है इसका मतलब कॉन्फ़िगरेशन इसका 3D5 होगा, ऐसा T2G और EG, तो 1 2 3 4 5 ऐसे होगा। लेकिन यहाँ जो यह डेल्टा वो है यह जनरली लो होगा, तो लो होगा इसका मतलब कि यहाँ जो है लो एनर्जी वाला रेडिएशन चाहिए, लो एनर्जी रेडिएशन चाहिए, और जब लो एनर्जी रेडिएशन चाहिए तो मतलब कि अलग कलर का लाइट चाहिए। कम एनर्जी वाला लाइट जो है कौन है, जिसका वेवलेंथ ज़्यादा है, जैसे रेड हो सकता है, ऑरेंज हो सकता है, और यहाँ हाई एनर्जी वाला मतलब जिसका वेवलेंथ कम होता है, ब्लू लाइट चाहिए, ऐसा करके। तो चूंकि दोनों के लिए या क्रिस्टल फिल स्प्लिटिंग एनर्जी अलग है, मतलब दोनों में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन के लिए अलग अलग एनर्जी चाहिए, तो अलग अलग कलर का लाइट ये एब्जॉर्ब करेंगे और अलग अलग कलर का लाइट एब्जॉर्ब करेंगे। इसका मतलब हुआ कि ये अलग अलग कलर ट्रांसमिट करेंगे, अलग अलग कलर रिफ्लेक्ट करेंगे, इसलिए अलग अलग कलर के प्रतीत होंगे, दिखाई देंगे। तो यदि ऐसा क्वेश्चन आएगा तो बस डायरेक्ट आप इसी में जाओगे, लिगैंड का नेचर देखना, स्प्लिटिंग बनाना और बोल देना यहाँ कि चूँकि दोनों के लिए क्रिस्टल फिल स्प्लिटिंग एनर्जी अलग है, दोनों का इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन के लिए अलग अलग एनर्जी का लाइट चाहिए, तो अलग अलग एनर्जी का लाइट चाहिए, मैंने अलग अलग कलर का लाइट चाहिए।
और अलग अलग कलर का चाहिए तो फिर अलग अलग कलर ट्रांसमिट भी करेगा और फिर ये अलग कलर शो करेंगे सॉल्यूशन में। तो कलर से रिलेटेड ऐसा क्वेश्चन आए कोई तो आप ऐसा ही इसको डील करोगे अच्छे से। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग यहीं तक रहने देते हैं, आगे के जो क्वेश्चंस बचे हुए हैं उसको नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। धन्यवाद।